नमस्कार बच्चों। आइए इतिहास के अंतर्गत आज हम जानें कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कब, क्यों और कैसे हुआ। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से विभिन्न रूपों में संपर्क रहा है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक। आइए इनके व्यापारिक संपर्कों को आज हम यहाँ समझते हैं। 16वीं शताब्दी से ही व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल से होता था और इन मार्गों की संख्या 3 थी। आइए इन मार्गों या रास्तों के बारे में समझते हैं। प्रथम मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। यह देखिए भारत, यह फारस की खाड़ी और ये इस फारस की खाड़ी से होता हुआ इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा के साथ व्यापार होता था। बच्चों, यहाँ यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। अब जानें द्वितीय मार्ग को। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। बच्चों, ये देखिए, यह लाल सागर और यहां से समुद्र के रास्ते यह लाल सागर, ये अलेक्जेंड्रिया, यहां से समुद्र के रास्ते ये वेनिस और जिनेवा। तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और फिर मिस्र से यूरोप के लिए। यह देखिए मध्य एशिया, यहां से ये मिस्र और मिस्र से फिर यूरोप के लिए। इन तीनों मार्गों से व्यापार सुचारू रूप से चल रहा था। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने नए मार्गों की खोज को बहुत जरूरी कर दिया, और वह घटना थी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये कुस्तुनतुनिया 15वीं शताब्दी अर्थात 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया और यूरोप और भारत के बीच संचार के सभी पुराने माध्यमों को बंद कर दिया गया, क्योंकि कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार का मुख्य द्वार था। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा और यहीं से नए मार्गों की खोज शुरू हुई। बच्चों, अब यहाँ आप सोचिए, यह आपका घर है और यह विद्यालय। अगर बीच के रास्ते किसी कारणवश बंद हो जाएं, तो आप घर से विद्यालय कैसे पहुंचेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक, घूम कर पहुंचेंगे। आइए इसी घूम के पहुंचने को हम यहाँ समझें। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बाद अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धर्म, धन व ध्वज के सपने दिखाए। आइए इन्हें समझें। पहला है धर्म, अर्थात ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार प्रसार करना। दूसरा है धन, अर्थात राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातुओं, सोना चांदी व मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर इकट्ठा करना। और तीसरा है ध्वज, अर्थात वैभव, मतलब यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। इन सपनों के फलस्वरूप यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों को समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन करना प्रारंभ कर दिया। अब इनके नाविकों ने कुतुबनुमा यंत्र की सहायता से रास्तों की खोज शुरू की। कुतुबनुमा यंत्र, जिनसे हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। पुर्तगाल निवासी बार्थोलोम्यू डियाज 1487 ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया और वापस आकर उसने बताया कि एक रास्ता उसके आगे अफ्रीका को पार करके उत्तर पूर्व की ओर जाता है। इसके बाद भारत की खोज पर निकला स्पेन निवासी कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज कर बैठा। इसके बाद पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने 1497 ईस्वी में समुद्री यात्रा शुरू की। आइए इसे मानचित्र से समझें। वास्को डिगामा ने पुर्तगाल से 1497 ईस्वी में
समुद्री यात्रा शुरू की और अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप से होते हुए मोजाम्बिक, मोम्बासा, मालिंदी और फिर यहां से ये भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंच गया। यहां राजा जमोरिन का राज्य था और उसने उसका भव्य स्वागत किया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वह सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। यूरोपियों द्वारा मसाले का प्रयोग केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाजत के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। व्यापार के लिए धन, लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक, इन तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय कंपनियों ने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। व्यापारिक कंपनियां मतलब व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। इस तरह से 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और भारत आकर इन्होंने अपने अपने व्यापारिक केंद्र भी खोले। आइए इसे इस तालिका से समझें। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। डच, जो कि हॉलैंड निवासी थे, उन्होंने कालीकट, कोचिन, नागापट्टन और चिंसुरा में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपने को समुद्री तटों तक ही सीमित नहीं रखा। इसके अलावा इन्होंने सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, पटना और कासिम बाजार में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। इसके बाद फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर आदि में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री भी कहा जाता था। आइए अब समझें कि फैक्ट्री क्या है। फैक्ट्री शब्द फैक्टर से बना है। फैक्टर शब्द का अर्थ है एजेंट, अर्थात कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी या एजेंट जो कोठी में कार्य करते थे, उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियन बस्तियों के लिए सैनिक भी रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। अब व्यापारिक कंपनियों का आगमन तो हो गया और उन्होंने व्यापारिक केंद्र भी स्थापित कर लिए। अब उन्होंने व्यापार में लाभ के लिए क्या क्या किया, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दंड व भेद के सारे तरीके अपनाए। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझें। इसमें पहला है एजेंट। यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें और फिर इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सकें। उन्होंने पाया कि बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने जाता था वह महंगा मिलता था। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आदमी या एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदने की कोशिश किया करते थे ताकि सस्ता माल मिल सके। इसमें दूसरा है प्रतिनिधि या दूत। विदेशी कंपनियों ने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाजत मांगी। इस क्रम में कैप्टन हॉकिंस बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत बना और उसके बाद सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। इसमें तीसरा है फरमान। अनुमति प्राप्त करने के लिए यह खुशामद भी क्या करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र अथवा फरमान जारी किए। इसमें अगला है व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी और इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। उदाहरण के लिए जब मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस के बाद सर टॉमस रो आए,
उन्होंने मुगल जहांगीर के दरबार की शान और शौकत देखी तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने भेंट किए और इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी दी, जिससे जहांगीर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके अलावा राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा और करों में छूट देने से उनके राज्य में ज्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फले फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। इसके अलावा एक था धमकी। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेना ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाज को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी। ऐसे में अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच ने कहा कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबोया जाएगा। इसलिए भारतीय राजाओं को कर में छूट देनी पड़ी। इन नीतियों व स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर न देने की छूट मिली। इन्होंने व्यापार के साथ साथ जमीन खरीदकर जिसमें उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह व अपने अपने किले भी बनवा लिए। और अगर गौर से देखा जाए तो पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल, जनसंख्या व संसाधनों की तुलना में भी कम है। साथ ही यह देश भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। इन सब के बावजूद यह यूरोपीय देश पहले व्यापार और कालांतर में भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो गए। इसके अलावा जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी, छपाई के लिए प्रेस, बंदूक, बैंक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय तक हमारे देश के शासक इससे सर्वथा अनभिज्ञ व अपरिचित थे। बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। उम्मीद करती हूं कि इन समुद्री रास्तों और इनसे होने वाले व्यापार को समझने में आपको मजा आया होगा। अच्छा, अब आपके लिए एक होमवर्क है। अगर आज के युग में आपको एक समुद्री यात्रा करनी हो तो आप उसकी योजना कैसे बनाएंगे? सोचिए और लिखिए। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। बाकी मिलेंगे अगली कक्षा में। गुड बाय, धन्यवाद।